रिसेंटली हमने एक ई कॉमर्स ब्रांड की इक्विटी इन्वेस्टमेंट का राउंड क्लोज किया जो कि 1.2 सीआर का था। तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि हमने उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स ब्रांड में 1.2 सीआर की इन्वेस्टमेंट एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्यों की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है। तो सबसे पहले इसको आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि जिसको हमने इन्वेस्टमेंट की है वो किस बेसिस पे की है और हमारी अपनी थीसिस क्या होती है, ताकि अगर आप एज अ फाउंडर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मौजूद हो आपके पास, और अगर एज इन्वेस्टर आप करना चाह रहे हो तो आपको पता हो कि एग्जिट बेस का प्रोसेस किस तरह से है और क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई बिजनेस आता है हमारे पास कि यार मुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, तो हम ये देखते हैं कि पिछले 3 साल में उसने कितना बिजनेस किया है और वो कितना ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज हुआ है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि अगले 3 साल की उसकी प्रोजेक्शन क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें लॉजिकल मेक सेंस कर रही होती हैं तो फिर हम उस बिजनेस को हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट रेस करने के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा, देखें 2024, 2025, 26, 27, 28 और फिर ईयरली पूरा फाइनेंशियल मॉडल भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि अगर आप देखें 2024 के अंदर इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ आपको नजर आ रहे हैं 200, 250, 350, फिर 200, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें इनका जो एवरेज ऑर्डर नंबर बना 2024 में मंथली, अगर मैं बात करूँ तो 300 ऑर्डर पर मंथ कर रहे थे ये। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 2025 में, तो 2025 जो इन्होंने क्लोज किया, इसमें अगर हम देख लें कि एवरेज ऑर्डर पर मंथ बने वो कितने बने, तो आप ये देखें कि 514। तो इसका मतलब 300 से बढ़ के 514 हो गए। अच्छा अब मैं आपको एक ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस है ना, उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें इस बिजनेस के अंदर के 2024 जनवरी में तकरीबन 256 ऑर्डर थे, फिर 257 ऑर्डर थे, फिर 300 हो गए, फिर 350 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 350 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 350 हो गए, फिर 200 हो गए। ये चीज आप समझेंगे ये क्यों होता है बिजनेस के, या इस बिजनेस के, ये हर लेजिट बिजनेस के साथ होता है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है इस तरह से कि जो भी बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस होता है, इनके पास अपना कोई फाइनेंशियल कैपिटल नहीं था, तो इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा री इन्वेस्ट करके करके ग्रो करते गए। तो जो ई कॉमर्स बिजनेस है ना, उसमें इन्वेंट्री का जो रोटेशन साइकिल है ना, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके 1 महीना या 2 महीना ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम क्यों हो रहा है कि जब ये इन्वेंट्री बनाते हैं, इन्वेंट्री जब इनके पास बनी भी होती है तो ये मार्केटिंग करते हैं, अच्छी सेल्स हो जाती है। और जब मार्केटिंग कर देते हैं उसके बाद जाहिर सी बात है पैसे इनको बाद में थोड़ा लेट मिलते हैं, तो उस टाइम पे इन्वेंट्री बनाने के पैसे नहीं होते। तो इन्वेंट्री बनाने के कम पैसे होते हैं, तो इन्वेंट्री कम बनती है जिसकी वजह से सेल्स कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें मार्केटिंग इनसे नहीं हो पा रही है, कोई और मसला है। ये एक बड़ा लेजिट रीजन है कि अगर किसी बिजनेस ओनर के पास पैसे नहीं है तो आप उसकी सेल्स देखेंगे, खासतौर पर ई कॉमर्स के अंदर, कि कुछ महीने ज्यादा कुछ महीने कम। क्योंकि जिस महीने इन्वेंट्री ज्यादा है उस महीने बना लिया, जिस महीने उस इन्वेंट्री को बेचा तो उसको जब तक रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री बनाने का जो साइकिल है वो कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को, और उसके पास पैसे नहीं है तो उसमें ये चीज आपको नजर आएगी। तो आप अगर इन्वेस्टर अगर इस चीज को देख रहे हैं तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये जेन्युइन मसला है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें आप यहाँ पे 2024 का जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, कस्टमर कितने हैं, फिर टोटल सेल्स कितनी हुई, फिर उसके फुलफिल ऑर्डर्स कितने हैं वो उसकी क्या परसेंटेज थी, फिर रिटर्न ऑर्डर्स की क्या परसेंटेज थी, नेट सेल देखें, फिर उसका पूरा नेट रेवेन्यू क्या बन रहा है, फिर उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हर महीने कहाँ कहाँ हुए। अब आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डेटा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिला हुआ है। हमारे पास इतने सारे बिजनेसेस आते हैं, हम उन्हें इक्विटी या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग इसलिए नहीं दे पाते, उनके पास डेटा इतना ज़्यादा डिटेल में होता ही नहीं है। तो जब इतना ज़्यादा डिटेल में डेटा नहीं होगा तो हम ये ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि आपका रेवेन्यू क्या बना, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनी, और जब हम ये ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम आपको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट दिलाने में हेल्प नहीं कर सकते। तो आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो अगर एज अ बिजनेस ओनर आप ये देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कैसे बनेंगी, तो उसके लिए भी आप एग्जिट बेस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू कि यार ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इसी तरह से अब आप देखें EBITDA वगैरह, इसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट हुई हुई हैं। फिर इसी तरह से 2025 में देखें, 2025 में अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2025 में 400 ऑर्डर हुए, फिर 400 हुए फरवरी में, फिर 600 हुए, फिर 300 हो गए, वही मसला शुरू हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें, सितंबर से इनके जो ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है हर महीने की, वो 600 से ऊपर ही कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंट 600 से ऊपर चल रहा है सितंबर के बाद। क्यों? क्योंकि इन्हें जुलाई के टाइम पे और ये जो अगस्त का टाइम है, इस टाइम पे हमने अभी जो टोटल 1.2 सीआर किया है ना, उसमें तकरीबन 6 मिलियन जो है वो हमने जुलाई अगस्त में इन्हें किया था हमने। तो जब हमने इन्हें इन्वेस्टमेंट दी तो उसके बाद जो इनका ऊपर नीचे हो रहा था ना सेल्स का, क्योंकि इन्वेंट्री साइकिल इनकी कवर हो गई तो वो ऊपर नीचे होना बंद हो गया। ये जब हम इन्वेस्टमेंट देते हैं ना, तो हम ये चीज देखते हैं कि जो केपीआई हमने सेट की है
वो जो फाउंडर है वो उसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, और यहाँ पे बड़ा अच्छा हमें नज़र आ रहा है कि हाँ फुलफिल कर रहा है। तो जो न्यू इन्वेस्टर जिसने 6 मिलियन और इसके अंदर इन्वेस्ट किया है ना, तो उसने ये देखा कि हाँ यार 2024 में ये हो रहा था, लेकिन कंसिस्टेंटली ये लोग ग्रोथ पे जा रहे थे। फिर 2025 में जब हम लोगों ने एज अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टर्स ने डाली, तो उसके बाद जो है वो इनका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट, या जो ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बेसिस में इन्वेस्टर ने बोला कि हाँ यार जब हम अपना पैसा डालेंगे तो ये नंबर ऑर्डर 600 से लेके 900 के ऊपर चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं ईयरली के ऊपर, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब देखें 2024 में जो इनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो तकरीबन 3600 थे, 2025 में तो थे 6000, डबल का फर्क आ गया। और ये रियलिस्टिक अचीव हुआ है क्योंकि इनको फाइनेंसिंग मिल गई, इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो इनके पास इन्वेंट्री का जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया और ये ग्रो कर गया। अब 2026 के अंदर इनकी जो वो है कैलकुलेशन, वो ये है कि ये तकरीबन 11,000 12,000 ऑर्डर पे चले जाएंगे, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक नंबर है। ई कॉमर्स में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और 27 में 17,000, और इसमें अच्छा, अब इसके अंदर हमने इन्वेस्टर को दिखाया, नीचे अगर आते हैं हम, तो हमने दिखाया कि यार इन्वेस्टर को कि हमारा जो नॉट नेट प्रॉफिट है 2024 में वो बनेगा तकरीबन कोई 9,42,000। फिर उसके बाद अगर 2025 में देखें, जो 2024 में इनका बना था 9,42,000, 25 में बना तकरीबन 3,50,000। 2026 में इनका बनेगा प्रॉफिट तकरीबन पूरे साल का, क्योंकि अब इनके पास इन्वेस्टमेंट है तो इनका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो तकरीबन 55 लाख रुपीस 2027 में इनका तकरीबन 1 करोड़, और फिर उसके बाद 1.5 करोड़ 2028 में बनेगा। तो ये देखें ये पूरा डेटा, और इसके पीछे पीछे ना पूरी कैलकुलेशन है कि किस तरह से ये डेटा वगैरह बनाए। अच्छा, इस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए, अगर हमने इसके अंदर एक और कैलकुलेशन की कि अगर 2025 में हमने इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर 2026 के अंदर, तो 2025 में जब अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2026 के एंड में इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन हमने सोचा कि 2027 में अगर हमें इन्वेंट्री फाइनेंसिंग से 5 मिलियन की दे दें, तो इनका देखें कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। तो 2027 अगर मैं देखूं विदाउट फाइनेंसिंग, तो इनका बन रहा है 1 करोड़ 12 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। लेकिन 2027 में अगर सिर्फ 5 मिलियन की फाइनेंसिंग डालूं और फाइनेंशियल कॉस्ट भी डालूं मैंने, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो इनका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनेगा, 30 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। और इसी तरह से 2028 में तकरीबन इनका 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, और नॉर्मल के सिनेरियो में तकरीबन ये 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप देखें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री फाइनेंसिंग एट द राइट टाइम इनको हेल्प कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी 4-5 लाख मंथली से ईयरली से लेके कोई सालाना जो है वो 1-1.5 करोड़ 50 लाख के ऊपर। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फिर हमने इनसे ये करवाई कि हमने बोला कि जो भी तुम्हारे पास बिजनेस वगैरह आता है तो उसका बताओ कि लाइफ साइकिल वो कैश साइकिल बनता क्या है। तो फिर उन्होंने देखे यहाँ पे पूरी शीट में बताया हुआ है कि सैम्पलिंग जो है 7 दिन में होती है हर पर्टिकुलर कलेक्शन के बारे में, सैम्पलिंग 7 दिन में होती है, प्रोक्योरमेंट 4 दिन में होती है, डाइंग। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं कि यार ये जो पूरा साइकिल है इस इन्वेंट्री को बनाने का वो कितना है। तो आप देखें कि इनका कुछ कलेक्शन है जो 48 डेज़ में बन रही है, कुछ 25 डेज़ में, कुछ 25 डेज़ है। तो एवरेज अगर आप देख लें तो तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीने के अंदर इनका पूरा एक जो साइकिल है वो रिपीट हो जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी जिसके अंदर ये फाइनेंशियल मॉडल भी बनाया इन्होंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाई, और पूरा ईयर का एक पूरा का पूरा डिटेल बनाया, और हर ईयर को इंडिविजुअली तोड़ के भी दिखाया कि उसके हर मंथ में क्या क्या हो रहा होगा। और इसकी और डिटेलिंग में जाते हैं हम, तो इसके अंदर जो हर मंथ की जो सैलरीज है वो कहाँ पे किस तरह से लग रही है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये अभी से बनाना शुरू कर दें, ताकि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आप इन्वेस्टमेंट रेज़ करना चाहते हैं या इन्वेंटरी फाइनेंसिंग रेज़ करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये डेटा मौजूद हो और आपकी जो चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती समझ में, तो आप एग्जिट बेस से कॉन्टैक्ट करें, वी विल हेल्प यू आवर गाइस कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म पे अगर इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी है, फाइनेंसिंग रेज़ करनी है, तो उसमें हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, होपफुली मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी हो, या आप कुछ चाहते हैं ये चीज़ भी ऐड करें, और अगर कोई आपका क्रिटिसिज्म है तो वो भी ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।